Hello everyone. Good evening to all. Welcome to the online platform of Nursing Expert. So here we are again with another session. So on the basis of my backside, you see what we are going to study today. Today we are actually going to talk about pancreatitis. Before that, good evening Moni. Uh, Good evening Afri. गुड इवनिंग प्रीति निर्मल. एक बार फटाफट से सभी क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, उसके बाद में सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज का जो बेसिकली सेशन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आप यूजुअली अवॉइड कर देते हो. क्लियर है? एज पर रिकमेंडेशन फ्रॉम माय लास्ट वीडियो, थोड़ा बहुत चीज़ों को लेकर. यस, गुड इवनिंग सैयद. कल थोड़ी मेरी तबीयत भी नासाज नहीं थी और बाकी बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन था, उस वजह से कल थोड़ी सी क्लास अपनी वैसे हेजल टाइप थी. बट टुडे वी आर अगेन बैक ऑन ट्रैक. यस, एक बार फटाफट सभी लाइव आ जाए, उसके बाद में अपन फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं. यस, गुड इवनिंग मुकेश. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग हेमलता. गुड इवनिंग शिवानी. देखो, पैनक्रेटाइटिस जो है ना, पैनक्रेटाइटिस एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है. क्यों? इसमें से काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उन ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में भी अपनी इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं और उनका किस तरीके से आपको आंसर करना है. दोनों कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली मेडिकली भी इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड? होप सो आज की क्लास को काफी मजा आएगा अपने को पढ़ने में. सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा. देखो, पैनक्रेटाइटिस सबसे पहले समझो कि पैनक्रेटाइटिस होता क्या है. व्हाट इज अ पैनक्रेटाइटिस? अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी नेसेसरी, है ना. एक बार आप बेसिक को समझ जाओगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको इसमें चीजें क्लियर होती जाएगी. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ पैनक्रेटाइटिस. अंडरस्टूड? थोड़ा सा सेटअप, डिस्प्ले के बैकग्राउंड आज थोड़ा सा अलग लगेगा आपको. ट्राई टू डू सम बेटर. ओके, तो बेसिकली आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे. वो डिस्कस करेंगे अपन पैनक्रियाटाइटिस के बारे में कि पैनक्रियाटाइटिस किस बला का नाम है. यस, पैनक्रियाटाइटिस नाम से पता चल रहा है. इट्स इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ पैनक्रियाज, है ना. इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज. इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज के इन्फ्लामेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटाइटिस. अब सिंपल सी चीज है, यहां से आपको सीधा सीधा मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, दो टाइप पे ले जाऊंगा. ये दो तरह का हो सकता है. इट माइट बी एक्यूट, इट माइट बी ए क्रॉनिक. या तो ये एक्यूट हो सकता है, ये क्या हो सकता है बेटा? क्रॉनिक हो सकता है. यस, गुड इवनिंग दीपाली. गुड इवनिंग दीपा. ओके, तो एक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है. अब आप कहोगे सर हमने एक्यूट और क्रॉनिक यहां पर किस बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया है? यहां पर डिफरेंशिएट किया है कंडीशन के ड्यूरेशन को बेसिस पे. क्लियर है कि भाई ये कंडीशन कितने लंबे टाइम से ये एग्जिस्ट कर रही है उसके बेसिस पे. अगर जो बेसिकली कंडीशन हुई है और उसकी रिकवरी लेस देन 6 वीक्स के अंदर हो जाती है कि भाई कंडीशन हुई और 6 वीक्स के अंदर अंदर कंप्लीटली रिकवर होगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूट बोलते हैं. और अगर यही रिकवरी है वो मोर देन अगर यही रिकवरी मोर देन अगर 6 वीक्स लेती है. क्लियर है? अब आप कहोगे मोर देन 6 वीक्स लेगी सर क्रॉनिक में, तो हमने सुना था कभी ठीक ही नहीं होता. बेटा एक चीज होती है, रिकवरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता सेम हो जाना, हीलिंग नाम की चीज होती है. तो अगर 6 वीक्स से ज्यादा टाइम के लिए अगर वहां का डैमेज टिश्यू हील होने में टाइम लगा रहा है तो दैट इज अ क्रॉनिक. और अगर वही डैमेज टिश्यू हील होने में अगर 6 वीक्स से कम लगा रहा है दैट्स एक्यूट. क्लियर? अब नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, व्हाट इज द बेसिक कॉज बिहाइंड दिस वन. यस, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस वन. इसके पीछे के कॉज को समझिएगा कि इसके पीछे कॉज क्या है. तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के पीछे का जो कॉज है वो है बेटा अल्कोहल. एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के पीछे का जो मोस्ट कॉमन कॉज आ जाता है वो होता है अल्कोहल. और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का कॉज होता है कि बार बार अगर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होगा तो पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो सकता है बेटा? यस, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस डेवलप हो सकता है. यस, बिल्कुल. ओके, अब अल्कोहल. अब एक चीज काफी बार यहां पर आपको कहीं कहीं कंफ्यूज करेगी. हमेशा ध्यान रखना, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के अंदर हमेशा ध्यान रखना मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल है. और अगर गलती से कहीं से आप डेवलप्ड कंट्री अगर पूछ लिया
कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कौन सा है, तो यहां ध्यान रखना गॉल स्टोन। क्या याद रखना है? गॉल स्टोन। अंडरस्टूड। अगर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पूछा जाए तो व्हाट इज द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज अल्कोहल। अगर वही आपसे अगर पूछा जाए कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज गॉल स्टोन, ऐसा नहीं कि वहां लोग दारू नहीं पीते, लेकिन वहां पे अच्छी दारू पीते, अपने वाले की तरह नहीं है कि देसी शराब पीने वाले लोग हैं जो ज्यादातर बैठा लेते हैं इनका। अंग्रेजी शराब पीने से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट में। चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करें तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर हो क्या रहा है? देखो, जब भी पैनक्रियाटाइटिस होता है ना, तो मेनली उसके अंदर हमेशा पैथोफिजियोलॉजी में एक पॉइंट याद रखना कि वहां पर हमेशा ऑटो डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है बेटा? ये ऑटो डाइजेशन। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये ऑटो डाइजेशन किस वाला का नाम है? क्लियर है? या जिसको अपन बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालाइसिस। अब ये चीज भला किस, देखो मैं फटाफट इस चीज को डिस्कस आपको एक तरह से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि फटाफट मैं चाहता हूं क्वेश्चंस के ऊपर मूव करें, वहां एक ज्यादा बेटर टाइम अपन स्पेंड कर पाए। अंडरस्टूड? चलो बिल्कुल। अब अगर ऑटो डाइजेशन या ऑटो कैटालाइसिस की बात करें तो क्या होता है? तो जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, खास करके आपके ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, और एक दूसरा होता है कीमोट्रिप्सिनोजन, नाम सुना होगा आपने, कीमोट्रिप्सिनोजन। ये दोनों ऐसे एंजाइम होते हैं ना कि हमेशा इनको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही सेल रिलीज करती है। इसके पीछे का कारण होता है कि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का मतलब है इन दोनों एंजाइम का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन करने का। किसका काम होता है बेटा? ये प्रोटीन डाइजेशन का। तो अगर एक बात क्लियर यहां से ध्यान रखना, कि एक बात क्लियर यहां पे ध्यान रखना कि अगर ये प्रोटीन डाइजेशन करेंगे ना, तो फिर ये भेदभाव नहीं करते कि ये प्रोटीन डाइटरी प्रोटीन है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। अगर ये दोनों गलती से एक्टिवेट हो गए और इनके आसपास इनको कोई भी प्रोटीन दिखाना, तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो, चाहे वो किसी और तरह का प्रोटीन हो। अंडरस्टूड? तो इनको मेनली क्या चाहिए बेटा? इनको चाहिए कि कैसे भी करके भाई अपने को प्रोटीन चाहिए डाइजेशन के लिए। क्लियर? तो काफी बार क्या होता है कि कोई पैथोलॉजी की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल इंटेक की वजह से, या गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या कोई दूसरे ट्रॉमा इंजरी की वजह से, अगर ये एंजाइम गलती से पैनक्रियाज से बाहर नहीं आ पाए और वहीं कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए, तो वहीं पर ये क्या होते हैं बेटा? एक्टिवेट हो जाते हैं। किसके अंदर? पैनक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाएंगे। और पैनक्रियाज के अंदर अगर ये एक्टिवेट हो गए, तो वहीं पे ये, वहीं जो पैनक्रियाज की जो सेल है जिनको बोलते हैं अपन एसिनार सेल्स, कौन सी सेल बोलते हैं बेटा? ये एसिना, पैनक्रियाज की जो मेन एक्सोक्राइन जो सेल्स होती हैं, मेन एक्सोक्राइन जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है बेटी? एसिनार सेल्स। यही एसिनार सेल्स को ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे एसिनार सेल्स का प्रोटीन का ब्रेक डाउन ये स्टार्ट करेंगे, तभी हाथों हाथ ये सेल को लगेगा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, इंफ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इंफ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, सिम्टम एग्जिबिट होंगे, पेशेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट लेगा, और वहां से अगर मान लो ये जो कलेक्शन है वो धीरे धीरे अगर वहां से निकल गया, तो ये ऑटो कैटालाइसिस का प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा और हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर प्रोटीन डिस्ट्रक्शन होगा, सेल्यूलर प्रोटीन डिस्ट्रक्शन होगा एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। जबकि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के अंदर, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के अंदर ध्यान रखना, सेल का प्रोटीन, सेल का प्रोटीन एंड फैट दोनों का ही डाइजेशन हो जाता है। मतलब कंप्लीट सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन होता है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के अंदर। क्या होता है? कंप्लीट, कंप्लीट सेल डिस्ट्रक्शन, सेल डिस्ट्रक्शन। क्लियर है? इसलिए ध्यान रखना कि सेल का जो प्रोटीन और जो उसका लिपिड पार्ट है, फैट नहीं सॉरी लिपिड, जो फॉस्फोलिपिड है, दोनों का डाइजेशन हो जाता है। इसकी वजह से कंप्लीट सेल डिस्ट्रक्शन होता है। जबकि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलुलर प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होता है, वो भी पार्शियल। तो कंप्लीट सेल कभी भी इसके अंदर डैमेज नहीं होगी। इस चीज को बेटा ध्यान रखिएगा यहां पर। क्लियर? ये देखो, ये सिंपल सी चीजें बता रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट चीज आ जाती है बेटा कि सर हम इसके अंदर और किस किस चीज का ध्यान रखें। देखो, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का जो पेन होता है, जो सबसे जरूरी चीज जिसको ध्यान रखोगे वो चीज है दर्द बेटा, है ना, क्योंकि दर्द ही सब कुछ याद दिला देता है आपको। जो पेन होता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर, वो जो पेन होता है उसकी एक्यूट के अंदर कैसी इंटेंसिटी होती है? बहुत सीवियर पेन होता है। कैसा पेन होता है बेटा? सीवियर पेन होता है। जबकि क्रॉनिक के अंदर, जबकि अगर मैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के अंदर अगर बात करूं, तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, कंटिन्यूस माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है बेटा। यस, माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, याद रखिएगा, कंटिन्यूस। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कंडीशन भाई एक्यूट क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस मतलब इससे लॉन्गर कंडीशन, तो कंटिन्यूसली पेशेंट के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट पेन देखने को मिलेगा, जबकि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलेगा। अब दोनों के अंदर ही अगर आप एब्डोमेन को पाल्पेट करोगे तो एब्डोमेन कैसा फील होगा? रिजिड एब्डोमेन फील होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, रिजिड एब्डोमेन पाल्पेशन पे फील होगा। ठीक है? एब्डोमेन कैसा फील होगा बेटा? रिजिड फील होगा पाल्पेशन पे। क्लियर? ये चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक्यूट और क्रॉनिक को जब भी डिफरेंशिएट किया जाता है, याद रखिएगा, यहां पर एक चीज और बोलूंगा मैं, एक्यूट के अंदर,
एक्यूट जब भी होता है तो इंफ्लामेशन के अंदर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, ध्यान रखिएगा किसकी वजह से, इंफ्लामेशन की वजह से, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से माल डाइजेशन होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो माल एब्जॉर्प्शन होगा। याद रखिएगा क्या क्या होगा, एक तो माल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन। और माल एब्जॉर्प्शन के अलावा और क्या चीज देखने को मिलेगी, यस, कीमोट्रिप्सिन इज नॉट मिल्क कर्डिंग एंजाइम इन एडल्ट, नहीं है ये, ठीक है, याद रखिएगा, दैट्स अ पेप्सिन, वो पेप्सिन काम करेगा बेटा एडल्ट के अंदर। ओके, ये क्या काम करेगा बेटा, माल एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, है ना, सॉरी माल एब्जॉर्प्शन होगा, माल एब्जॉर्प्शन होगा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, खास करके प्रोटीन एंड फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। साथ साथ में क्या होगा, इंफ्लामेशन की वजह से ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन होगा, क्या होगा, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है उसका स्टिमुलेशन होगा, और खास करके उसमें भी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कौन सा, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा तो जीआई मोटिलिटी बढ़ेगी, और जीआई मोटिलिटी बढ़ेगी तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, डायरिया देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बेटा, यस, डायरिया। जबकि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर लाइपेज की डेफिशिएंसी होने की वजह से फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो वहां पर स्टेटोरिया देखने को मिलेगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा, स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का मतलब होता है बेटा फैटी स्टूल, क्या होगा बेटा, यस, फैटी स्टूल आपको देखने को मिलेगा। मेरी बैक साइड में यहां पर फैटी स्टूल लिखा हुआ बेटा, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें साइन एंड सिम्टम में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्यूट में आपको हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है, यस, एक्यूट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे इसको, यस, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। अब हाइपोकैल्सीमिया के पीछे का जो मेन रीजन होता है वो होता है सेपोनिफिकेशन, क्या होता है बेटा, यस, सेपोनिफिकेशन देखने को मिलेगा, यस, सेपोनिफिकेशन। अब ये सेपोनिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब अपन थोड़ी देर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंडरस्टूड। इसके अलावा कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे जिसमें आपका कूलन साइन आ जाएगा बेटा, यस, कूलन साइन, यस, वेरी नाइस, कूलन साइन। आपको पता होगा कूलन साइन क्या होता है, अगर अम्बलिकस है, उस अम्बलिकस के अराउंड, अम्बलिकस के अराउंड अगर कैसा डिस्कलरेशन होता है बेटा, यस, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, कैसा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कूलन साइन। और इसके अलावा एक और साइन होता है जिसको बोलते हैं बेटा ग्रे टर्नर साइन। कौन सा साइन होता है बेटा, यस, ग्रे टर्नर साइन। कौन सा साइन होता है बेटा, यस, ग्रे टर्नर साइन। ये होता है आपका फ्लैंक रीजन के अंदर, यस, फ्लैंक रीजन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन होना, यस, फ्लैंक रीजन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन अगर होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ग्रे टर्नर साइन दे बोलेंगे। क्लियर है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। फ्लैंक रीजन के अंदर अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेट। अब आप कहोगे सर क्या ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अंदर ही देखने को मिलेगा या क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर ही देखने को, नहीं बेटा, अगर कोई भी एब्डोमिनल कंडीशन है, कोई भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर, चाहे वो अगर पेरिटोनाइटिस भी होगा तो उसके अंदर भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है बेटा, जरूरी नहीं है। दीज, काफी लोग क्या कहते हैं ये दोनों टिपिकल साइन है पैनक्रेटाइटिस के, नहीं बेटा, दीज आर द एटिपिकल साइंस, ये यहां पे भी डेवलप हो सकते हैं। और इस केस में अगर किसी दूसरी एब्डोमेन की इंफ्लेमेटरी कंडीशन है तो उसके अंदर भी देखने को मिल सकते हो। तो कभी भी आप इनको ये नहीं कहोगे किसी पैनक्रेटाइटिस के अंदर हो रहा है। हाँ, पैनक्रेटाइटिस के अंदर मेजरली देखने को मिलता है, लेकिन अगर मान लो पेरिटोनाइटिस हो रखा है कोई दूसरी कंडीशन, उसमें भी हो सकता है ये। मान लो कि गॉल ब्लैडर का अगर सीवियर डिसऑर्डर सेप्सिस हो गया तो उस केस में भी हो सकता है। अगर मान लो कि स्टमक का कोई डिसऑर्डर है तो उस केस में भी हो सकता है, माइट भी, है ना। तो ये कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये देखने को आपको मिल सकता है, अंडरस्टूड। इसके अलावा एक और साइन होता है काफी बार जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो, जैसे कोर्टे साइन। याद रखिएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, कोर्टे साइन। अब आपको कि सर ये कोर्टे साइन तो हमने पहली बार सुना है, और सुना भी होगा तो क्या होता है, सुनिए इसको, यस, दीज आर द कॉमन इन बोथ कंडीशन। अब कॉर्टेसाइन में क्या होगा बेटा, अम्बलिकस से 6 से 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, कितना, अम्बलिकस से, ये मान लो क्या है, अम्बलिकस, ये मान लो क्या है, अम्बलिकस। अगर अम्बलिकस जो है, मान लो कि ये है अम्बलिकस, अगर अम्बलिकस जो है इस अम्बलिकस से 6 से 7 सेंटीमीटर अगर ऊपर की तरफ अगर कहीं पेन हो रहा है इस एरिया में तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोर्टेसाइन। क्या बोलते हैं, है ना, पेन 6 to 7 सेंटीमीटर अबोव अम्बलिकस, दैट इंडिकेट कोर्टेसाइन। अच्छा, एक काफी बार एक नया साइन और देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं मायो रॉब्सन साइन। क्या बोलते हैं बेटा, यस, मायो रॉब्सन साइन। अब आप कहोगे सर ये मायो रॉब्सन साइन क्या होता है, समझिएगा, ये अम्बलिकस है, ये यहां पर 12th रिब है। कौन सी रिब है बेटा, ये 12th रिब है। अगर इन दोनों को जोड़ने वाली मैं एक लाइन बनाऊं, क्लियर है, जोड़ने वाली दोनों को एक लाइन बनाऊं, और इस लाइन का जो लगभग मिडिल पॉइंट के आसपास, ये जो मिडिल वाला जो एरिया होता है दोनों का, बिल्कुल ये वाला इतना एरिया मान लो, है ना, दोनों का बीच का एरिया, है ना, दोनों का लगभग बीच का एरिया, तो इस एरिया के अंदर अगर पेन होता है, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मायो रॉब्सन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, यस, मायो
रोफ्सन पॉइंट, और इसी मायो रोफ्सन पॉइंट पे अगर क्या होता है बेटा पेन होता है तो उसी को बोलते हैं मायो रोफ्सन साइन। और ये हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। यस बेटा, कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में ये देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। कॉटे साइन अम्बिलिकस से 6 से 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ पेन होया। मायोर ऑप्शन साइन आपको कहां देखने को मिलेगा? पेन एट मायोर ऑप्शन पॉइंट। अब ये मायोर ऑप्शन पॉइंट कहां पे होगा बेटा? मायोर ऑप्शन पॉइंट होता है कि आपकी जो 12th रिब होती है, जो फ्लोटिंग रिब होती है, उसके और अम्बिलिकस के बीच में अगर जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? यस, मायोरोप्सन पॉइंट। और इसी मायोरोप्सन पॉइंट के ऊपर यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? यस, क्या देखने को मिलेगा बेटा? पेन देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये सब कुछ था किसके बारे में, एक बात थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम अबाउट एक्यूट एंड क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्या जाता है बेटा? यस, डायग्नोसिस। चलो थोड़ा बहुत डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यस, लेट्स लिटिल बिट टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। देखो बेटा, जब भी डायग्नोसिस की बात करोगे आप, जब भी आप डायग्नोसिस की बात करोगे तो डायग्नोसिस में क्या देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स लेवल, खास करके सीरम एमाइलेज एंड सीरम लाइपेज। अब देखो, जब भी कोई पैनक्रेटिक सेल डैमेज होती है तो ये फुल मात्रा में अपने पास जितना भी ये दोनों एंजाइम होते हैं उनको रिलीज कर देती है। और जब ये एंजाइम, और खास करके एक होता है ट्रिप्सिन भी होता है, ट्रिप्सिन के बारे में यहां डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो एक तरीके से दूसरे काफी केसेस में भी बढ़ सकता है। सीरम अमाइलेज, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है लगभग बेटा 26 टू 152 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और सीरम लाइपेज होता है 10 टू 140 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब ये दोनों के नॉर्मल लेवल है। क्लियर? क्या होता है कि अगर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन है तो उस केस में सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज का सीवियरली लेवल बढ़ जाएगा। सीवियरली लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एल्कोहलिक एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, क्या है? एल्कोहलिक एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, तो ध्यान रखिएगा सीरम अमाइलेज लाइपेज से 3 गुना ज्यादा तक बढ़ जाएगा। उस केस में सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो रहेगा 3:1। 3:1 वो क्या रेशियो रहेगा बेटा? यस, 3:1, याद रखिएगा। अंडरस्टूड? सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज का रेशियो एल्कोहलिक पेनक्रियाटाइटिस, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, पहले भी शायद पूछा गया एक आधी बार, है ना, आगे भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज? अंडरस्टूड? क्लियर है? ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर वहां पर नेक्रोसिस है तो नेक्रोसिस का एग्जामिनेशन के लिए आप सीटी स्कैन कर सकते हैं। प्रॉपर कितना एरिया डैमेज हुआ उसके लिए आपका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होगा? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होगा बेटा? यस, सीटी स्कैन। याद रखिएगा, कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्रास्ट देंगे, कॉन्ट्रास्ट देंगे तभी पता चलेगा कितने एरिया के अंदर पर्टिकुलरली डैमेज हुआ है। अंडरस्टूड? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? याद रखिएगा, एरिया ऑफ डैमेज असेस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा? सीटी स्कैन। अंडरस्टूड? इसके अलावा आप यूएसजी भी कर सकते हो, एमआरसीपी भी कर सकते हो। एमआरसीपी करोगे अगर इन दैट केस गॉल स्टोन की वजह से है तो एमआरसीपी कर सकते हो आप। अगर ये कंडीशन गॉल स्टोन की वजह से डेवलप हुई है तो एमआरसीपी भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? ये सारी चीजें बेटा यहां पर ध्यान रखना है, ये सारी चीजें से आप एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। सीरम अमाइलेज लाइपेज ये दोनों ब्लड स्टडी करोगे आप। इसके अलावा आप सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट वाली कर सकते हो, और इसके अलावा यूएसजी वगैरह ये सारी कर सकते हो। और एमआरसीपी, एमआरसीपी इज मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। क्लियर है? ये आप कर सकते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस, दिस इज एमआरआई ऑफ बिलियरी सिस्टम एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। अंडरस्टूड? इतना ध्यान रखिएगा। यस, तो ये हो गया डायग्नोसिस। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, मैनेजमेंट के अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है? देखो फटाफट इन चीजों के बारे में डिस्कस करके अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। मैनेजमेंट, क्योंकि वहीं आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है तो उस केस में पेशेंट को अपन एनपीओ रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? एनपीओ। कुछ भी नहीं देंगे। अब इसे क्यों नहीं देंगे याद रखिएगा, एक तो एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि बेटा पूरा जीआई ट्रैक्ट इरिटेटेड होता है, साथ में सीवियर नोजिया वॉमिटिंग वहां पर देखने को मिलेगा, डायरिया का रिस्क ज्यादा देखने को मिलेगा, और ज्यादा इरिटेट करेगा। कुछ भी पानी भी पियोगे तो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, और पैनक्रियाज अगर स्टिमुलेट होगा तो पेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में अगर गलती से भी कुछ खिलाओगे ना तो पेन की इंटेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि कुछ भी खाओगे, पानी भी पियोगे तो वो भी पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा और पेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या देना है? स्टार्ट आईवी फ्लूइड। इमीडिएटली स्टार्ट क्या करना है? आईवी फ्लूइड देना है, क्योंकि ऑलरेडी डायरिया वगैरह होगा तो फ्लूइड लॉस होगा। क्लियर है? अब इसके अलावा साथ में कुछ खिलाना पिलाना नहीं है तो साथ में क्या देना? इमीडिएटली आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। क्रॉनिक के अंदर
क्रॉनिक के अंदर आप क्या दे सकते हो, लिक्विड डाइट वगैरह दे सकते हो, क्या दे सकते हो, लिक्विड डाइट वगैरह दे सकते हो, साथ में सॉफ्ट डाइट भी दे सकते हो। क्लियर। अब जैसे जैसे ये रिकवरी करेगा, इस केस में आपको क्या देना है, इसके अंदर आपको इजी डाइजेस्टेबल डाइट देनी, इजी डाइजेस्टेबल डाइट देनी है, खास करके जिसके अंदर कार्ब्स बढ़ाने हैं, कार्ब्स हाई रखने हैं। क्लियर। जबकि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, लो फैट, हाई कार्ब, हाई कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। क्लियर। यहां पर प्रोटीन वगैरह ज्यादा नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी इंटेस्टाइन इरिटेटेड होती है, तो ज्यादा यहां पर नहीं दोगे आप। अंडरस्टूड। इस चीज का ध्यान रखना, ये ध्यान रखना डाइट के अंदर आईवी फ्लूइड देने हैं, एनपीओ रखना इनिशियली, लेकिन जैसे रिकवरी करने लगे वैसे आप कार्ब्स बढ़ा के दोगे, प्रोटीन और फैट को लो रखोगे इनिशियली यहां पर। जबकि क्रॉनिक के अंदर, क्योंकि अभी धीरे धीरे डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर अभी डेवलप होने में टाइम, क्रॉनिक के अंदर क्या होता है, लो फैट डाइट दोगे, क्योंकि फैट का डाइजेशन नहीं होगा, ऑलरेडी स्टेटोरिया है वहां पर। तो हाई कार्ब हाई प्रोटीन डाइट दोगे। अंडरस्टूड। क्योंकि हीलिंग भी यहां पर हो रही है। अंडरस्टूड। तो इन चीजों के बारे में भी यहां पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। और किस चीजों के बारे में ध्यान रखोगे बेटा, नेक्स्ट आ जाता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए तो हमेशा ध्यान रखना, पैनक्रेटाइटिस के अंदर मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मॉर्फिन क्या रहता है बेटा, कॉन्ट्रा। अब आप कहोगे सर मॉर्फिन जैसी अच्छी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है, क्योंकि मॉर्फिन का एक फीचर होता है बेटा, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है बेटा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को क्लोज कर देगा, फिर सिक्रेशन बाहर नहीं आ पाएंगे, तो कंडीशन की सीवियरिटी को बढ़ा देगा ये। ठीक है, तो मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिल्कुल। तो स्फिंक्टर ऑफ ओपन, क्योंकि स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कर देगा बेटा, सॉरी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज, नॉट कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉज करता है बेटा। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करेगा तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या मैंने बोला था, जब भी मसल रिलैक्स होती है हमेशा स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होती है स्फिंक्टर ओपन होता है, रिलैक्स होता है स्फिंक्टर बंद हो जाता है। तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन की वजह से यहां पर, सॉरी रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्लोज हो जाएगा। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई अगर क्लोज हो गया तो उस केस में क्या होगा बेटा, यस कंडीशन की, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम बाहर नहीं आएंगे और कंडीशन की सीवियरिटी और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी बेटा इसके अंदर। इस चीज को भी आप खास करके ध्यान रखिएगा। ओके, चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। इसके अलावा तो दोगे देंगे क्या सर, तो इसके अंदर अगर एक्यूट कंडीशन है तो उसके अंदर आप दे सकते हो हाइड्रोमॉर्फिन। क्या दे सकते हो बेटा, हाइड्रोमॉर्फिन। ये एक सिंथेटिक मॉर्फिन ड्रग है बेसिकली। ये क्या करता है, स्मूथ मसल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो हाइड्रोमॉर्फिन दे सकते हो, या आप मेपेरिडिन दे सकते हो, मेपेरिडिन दे सकते हो, और मेपेरिडिन भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो पैथिडिन दे सकते हो। हाइड्रोमॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन आप क्रॉनिक के अंदर नहीं दे सकते, क्रॉनिक के अंदर आप मेपेरिडिन और पैथिडिन से ही काम चलाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। हाइड्रोमॉर्फिन सिर्फ और सिर्फ एक्यूट के अंदर ही दे सकते हो आप, क्योंकि इतनी ज्यादा सीवियर पेन नहीं है, मेपेरिडिन या पैथिडिन से वहां सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। बट यूजुअली जो पेन मैनेजमेंट का मेथड होता है क्रॉनिक के अंदर वो अलग ही होता है। आई विल टॉक अबाउट इट। यस। ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर है बेटा, इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे तो चल जाएगा काम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट और लिटिल बिट ऑफ ब्रीफिंग, है ना। ये मैं ये कह सकता हूं थोड़ा बहुत था जो किसके बारे में था, पैनक्रेटाइटिस के बारे में एक हल्का सा आपको आइडिया लग गया। बाकी एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी केम दैट विल यू विल नो फ्रॉम क्वेश्चंस। यस, सॉरी फॉर दैट ग्लिच। ओके, मूविंग ऑन द क्वेश्चन। सर फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा रखी है मैंने, तो इसके अंदर बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। Okay, first question is on your display. What is the most common cause of acute pancreatitis in developing countries? I think so. This is ये तो इससे बेहतर शुरुआत कुछ हो ही नहीं सकती। ओके, अब थोड़ा आराम से करेंगे, है ना। वो एक फटाफट एक रिवीजन था, रैपिड रिवीजन। अब यहां से अपन एक थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। यस, यहां से बताओ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। यस, फटाफट आंसर आने चाहिए आज। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपाली, सैयद, दीपा, हेमलता, पीयू, मोनी, शिवानी, विमलेश, प्रीति, संध्या, रेणु, आफरीन, वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इफ देयर इज अ प्रॉपरली स्टेटेड दैट द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, अगर मान लो कि यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस।
मान लो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ, चलो फिर क्या होता? अगर कुछ भी नहीं लिखा रखा है ना, तो भी अपने को अपना ही मानना है, इंडिया का ही, तो हम क्या कहेंगे? अल्कोहल कंजप्शन। लेकिन अगर यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर लिया होता, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्री, क्लियर है? डेवलप्ड कंट्री का अगर नाम लिया होता तो उस केस में क्या हो जाता? आंसर गॉल स्टोन। अंडरस्टूड? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर द मोस्ट कॉमन कॉज बिहाइंड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज अल्कोहल कंजप्शन। बाकी सब कॉज हैं, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया भी हो सकता है, गॉलस्टोन भी हो सकता है, ऑटोइम्यून पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है, बट इन डेवलपिंग कंट्रीज द मोस्ट कॉमन कॉज एसोसिएटेड इज अल्कोहल कंजप्शन। यस, वेरी गुड दीपाली। अगर डेवलप्ड होता तो गॉलस्टोन हो जाता। यस, ग्रेट, एक्सीलेंट। चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन इजी था, मोरल आपका थोड़ा हाई करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। विच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस? यस, वेलकम टू द बाउंसर क्वेश्चन। विच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस? काइंडली प्रोवाइड रेशनल, ठीक है? ऑल्सो मेंशन अ रेशनल विथ योर आंसर। एमाइलेज का नॉर्मल लेवल 26 से 152 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। लाइपेज 10 से 140 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। एल्कलाइन फॉस्फेट एएलपी का नॉर्मल लेवल, ट्रिप्सिन का तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, एएलपी का नॉर्मल लेवल 40 टू 150 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। वेरी गुड, फटाफट। विच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोसिंग एक्यूट पैनक्रेटाइटिस? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबका गलत है, एमाइलेज नहीं होगा। अगर ज्यादा स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक के ऊपर मूव करोगे तो लाइपेज। क्यों? इसका रीजन बताता हूं कि लाइपेज जो, देखो, हमेशा उस एंजाइम को प्रायोरिटी देनी है, उस एंजाइम को प्रायोरिटी देनी है जो अर्ली राइज हो, और अर्ली राइज हो और लेट तक क्या करे बेटा? सस्टेन करे। क्लियर है? एमाइलेज जो होता है अर्ली राइज होता है, इसका भी अर्ली इंक्रीज होता है, लेकिन बहुत जल्दी वापस नॉर्मल भी आ जाता है। लेकिन लाइपेज जो है बेटा, वो अर्ली इंक्रीज होता है लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सस्टेन करता है। नो, आई डिडंट मेंशन विच एंजाइम इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर। मैंने कभी नहीं बोला ना कि लाइपेज नहीं बढ़ेगा, मैंने बोला अमाइलेज 3:1 में बढ़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहां पर अगर एल्कोहलिक पैनक्रेटाइटिस है तो वो तो इमीडिएटली आप देखोगे, तो अगर लॉन्गर, मैंने क्या पूछा? मोस्ट स्पेसिफिक, ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है? लाइपेज। इसका रीजन मैंने बताया है आपको, अमाइलेज जल्दी से वापस कम हो जाएगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। यस, वेरी गुड। लाइपेज को हमेशा प्रायोरिटी देंगे बेटा। अंडरस्टूड? क्यों देंगे? क्योंकि अर्ली इंक्रीज होगा और लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन करेगा ये, इसीलिए हमेशा क्या करते हैं अपन? लाइपेज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बेटा। आई थिंक सो दिस इज क्लियर राइट नाउ, आगे से इसको गलत मत करना है ना। यस, वेरी गुड मनोवर, वेरी, यस, दिस इज यस। इसके अलावा एक और अमाइलेज की चीज बता देता हूं। मान लो अगर किसी के अंदर सलाइवरी डिसऑर्डर है ना, सलाइवरी ग्लैंड प्रॉब्लम है, तो सलाइवरी ग्लैंड भी आपका अमाइलेज रिलीज करती है, तो उस केस में भी अमाइलेज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हुआ। स्पेसिफिक किसको बोलेंगे? लाइपेज सिर्फ और सिर्फ आपका पेनक्रियाज रिलीज करता है मैक्सिमम अमाउंट में। क्लियर है? तो उस केस में ये स्पेसिफिक भी है, खास के लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सस्टेन भी कर रहा है। शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, चलो। मैंने बोला था ना ये बाउंसर क्वेश्चन है, इजी लग रहा था देखने में, इजी नहीं होता है। आज ज्यादातर क्वेश्चन आपको छोटी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका दिमाग घुमाएंगे वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, a patient with acute pancreatitis develops a fever and worsening abdominal pain on day 5 of hospitalization. What is the most likely complication? Pancreatic necrosis,
pseudocyst formation, infected pancreatic necrosis and pancreatic abscess. इसका आंसर कीजिएगा फटाफट. A patient with acute pancreatitis develop fever and worsening abdomen pain on day 5 of hospitalization. What is the most likely complication? Pancreatic necrosis, pseudocyst formation, infected pancreatic necrosis and pancreatic abscess. सोच समझ के कीजिएगा इसका. Very nice, Sayyad. Afrin, very good. Very good, Deepa. Shivani, Deepali, Preeti, Afrin, Renu, AK, शिवानी, संध्या, वेरी गुड बेटा. ठीक है, देखो समझ गए आप, है ना. समझो इस बात को. देखो ये सब भी पेनक्रेटिक नेक्रोसिस इज कॉम्प्लिकेशन. यस, ये भी है. स्यूडोसिस्ट फॉर्मेशन भी है, ये भी है. और पेनक्रेटिक एब्सेस भी हो सकता है. ये दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द पेनक्रेटाइटिस. क्लियर है. एक्यूट सॉरी pseudocyst formation is complication. sorry pseudocyst formation is complication of chronic pancreatitis. chronic pancreatitis, ये chronic pancreatitis में देखने को मिलेगा. पेनक्रेटिक एब्सेस हो सकता है, पेनक्रेटिक नेक्रोसिस हो सकता है और इन्फेक्टेड पेनक्रेटिक नेक्रोसिस एक्यूट में हो सकता है. अब आप कहोगे सर हमने इन्फेक्टेड पेनक्रेटिक नेक्रोसिस को क्यों डिसाइड किया. यस, व्हाई नॉट पेनक्रेटिक नेक्रोसिस, व्हाई इन्फेक्टेड पेनक्रेटिक नेक्रोसिस. वेरी गुड, वेरी गुड रेनू. इट्स अ फीवर, है ना. यू नीड टू फोकस ऑन दिस वर्ड. यस, फीवर. आपको किस पे ध्यान देना है बेटा. यस, फीवर पे ध्यान देना है कि फीवर आ रहा है. और फीवर कब आता है बेटा. फीवर आता है जब बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, इन्फेक्शन होता है, या अगर वहां पर किसी तरह की कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा होता है बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट. तो ये क्या इंडिकेट करेगा. और दूसरा, हॉस्पिटल में रहते रहते 5 दिन हो गए, उसके बाद फीवर आना स्टार्ट हुआ है, देयर माइट बी अ इन्फेक्शन. क्लियर है. और एब्डोमेन फीवर आने के बाद में एब्डोमेन पेन भी, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, तो ये क्या इंडिकेट कर सकता है. यस, आपका पेरिटोनाइटिस को भी लीड कर सकता है. क्लियर. दैट इज एसोसिएटेड विद द इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस. वेरी गुड. ठीक है, सही पकड़े हो इस बार. कहते ना कि सही नब्जात लगी आपके. आई थिंक सो दिस इज क्लियर. इसमें किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में. देखो आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन में अपन टाइम लेंगे क्योंकि मेन चीज हमें क्वेश्चन ही समझने हैं, वहीं से हमें पता चलेगा कि अटेंड कैसे करना है. आराम से टाइम लो. कोई डाउट है इसके अंदर. ओके, अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बेटा. चलो, विच स्कोरिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू असेस द सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस. यस, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Which scoring system is most commonly used to assess the severity of acute pancreatitis? एक क्लास तो मुझे लगता है हमें स्कोरिंग की लेनी चाहिए अलग अलग, है ना. एक क्लास जैसे जीसीएस की ले ली, उसके अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन दिए और आपको बोला हो निकालने के लिए कितना है बताओ, है ना. ऐसे वाले क्वेश्चंस हो. चलो बताओ. क्योंकि बाकी सब पता है कि कहाँ असेस करते हैं ना. ये बढ़िया है. ये बढ़िया था. क्यों बढ़िया था. क्योंकि आपको पता है कि कहाँ हमने क्या पकड़ना है. जीसीएस का तो यूज करेंगे नहीं. ये तो जीसीएस तो कॉन्शियसनेस लेवल असेसमेंट के लिए होता है पेशेंट का. वेरी गुड एवरीवन, है ना. वेरी गुड. वेरी नाइस मुकेश, सैयद. वेरी गुड दीपाली. शाबाश. ओके, चलो समझो इस चीज को. जीसीएस तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो सेपरेट एक दिन क्लास ले लेते हैं. यस, अपाचे एंड यस एलिमिनेशन मेथड. ग्रेट.
अब देखो जीसीएस तो किस लिए करते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल के लिए, है ना, कॉन्शियसनेस लेवल के लिए। क्लियर है। ये क्या होता है, व्हाट इज अ सोफा, ये घर में लगाने वाला सोफा है क्या, ये कौन सा सोफा है भाई, ये कौन सा सोफा हो गया, ये वाला कौन सा सोफा है, ये कौन सा सोफा हो गया, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, वो तो जीसीएस का हो जाएगा। सोफा, सोफा, सोफा क्या होता है, मेल्ड का तो मैंने बता ही रखा है एक दिन एक क्लास के अंदर, जब लिवर सिरोसिस पढ़ाया था मैंने, यस, उसके क्वेश्चंस के अंदर मेल्ड के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लेट मी नो अबाउट द सोफा। यस, मेल्ड इन लिवर सिरोसिस पेशेंट, यस, दैट्स ए मॉडल ऑफ, यस, मॉडल ऑफ एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज। 6 to 40 के बीच में मैंने आपको स्कोरिंग बताई थी इसके अंदर, याद रखने के लिए। यस सैयद, इट्स असेसमेंट फॉर ऑर्गन डिस्फंक्शन, इट्स अ सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। ये क्या है, सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट के लिए करते हैं अपन सोफा स्कोरिंग बेटा। यस, वी आर यूजिंग सोफा स्कोरिंग फॉर सीक्वेंशियल ऑर्गन, और दिस इज यूजुअली डन इन आईसीयू इन क्रिटिकल पेशेंट्स, है ना, कि भाई उसके अंदर भाई मल्टी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा, और कितने ऑर्गन बैठ रहे हैं उसके अंदर, तो सोफा स्कोरिंग करते हैं। इनके बारे में एक दिन सेपरेटली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जितनी जल्दी चाहिए, जितना कमेंट के अंदर बाद में वीडियो के अंदर पिन करोगे उतनी ही जल्दी वो क्लास मिल जाएगी आपको, है ना। नहीं बोलोगे तो फिर कहते हैं ना ऑन डिमांड आती है चीजें। नेक्स्ट आ जाता है रेंसन्स क्राइटेरिया। अब ये असेस करते हैं अपन एक्यूट पेन सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पेन के। अब आप कहोगे सर ये रेंसन्स क्राइटेरिया होता क्या है, चलो थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेंसन क्राइटेरिया किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यस, रेंसन्स क्राइटेरिया। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा, यस, रेंसन्स क्राइटेरिया। देखो रेंसन क्राइटेरिया का नाम किस पे पड़ा, तो एक साइंटिस्ट का नाम था जॉन रेंसन इन 1974। इन जॉन रेंसन भाई साहब ने सबसे पहले इस क्राइटेरिया के बारे में बताया था, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेंसन्स क्राइटेरिया। यस, रेंसन्स क्राइटेरिया के अंदर टोटल 11 क्राइटेरियाज आते हैं। कितने क्राइटेरिया आते हैं बेटा, यस, 11 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं अपन। याद रहे तो ठीक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल 11 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, और ईच क्राइटेरिया हैविंग स्कोर ऑफ 1। हर एक क्राइटेरिया का स्कोर कितना रखते हैं अपन, 1 रखते हैं। हर एक क्राइटेरिया का स्कोर कितना रखते हैं बेटा, ऐसे 1। यहां पर हर एक क्राइटेरिया का स्कोर कितना रखेंगे बेटा, 1। यस, ग्रेट, क्लियर। अब इसके अंदर टोटल 2 तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, एक तो 5 क्राइटेरिया अलग, और एक तरफ 6 क्राइटेरिया अलग। ये 5 क्राइटेरिया असेस करते हैं वाइल एडमिटेड इन हॉस्पिटल। क्लियर, वाइल एडमिटेड इन हॉस्पिटल, वाइल ड्यूरिंग एंट्री, या वाइल एडमिशन, ड्यूरिंग एडमिशन। क्लियर है, ये वाइल एडमिटेड इन हॉस्पिटल और ड्यूरिंग एडमिशन। जब हॉस्पिटल के अंदर उसकी पहली बार एंट्री होती है तब ये असेस किए जाते हैं, और ये किए जाते हैं आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे। आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे। देखो थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। एनी आइडिया अबाउट दीज 5 क्राइटेरिया दैट कैन बी असेस्ड, दैट दोज क्राइटेरिया हुज असेस्ड while patient is coming to hospital after developing acute pancreatitis। कौन कौन से क्राइटेरिया, एनी आइडिया। सबसे पहला ध्यान रखना बेटा इसके अंदर, यस, डब्ल्यूबीसी का काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होगा बेटा, यस, इंक्रीज, खास करके मोर देन 16,000 सेल्स पर mm क्यूब। दूसरा हो जाता है बेटा एंजाइम
और एंजाइम के अंदर भी कौन सा बेटा, एएसटी, एएसटी का लेवल मोर देन 250 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, जबकि इसका नॉर्मल लेवल 156 तक ही रहता है बेटा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, तीसरा जो इसके अंदर आ जाता है बेटा, यस ग्लूकोज, सीरम ग्लूकोज दैट इज मोर देन 200 mg पर डीएल। चौथा जो इसके अंदर आ जाता है बेटा, यस एलडीएच, एलडीएच, और ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एलडीएच दैट इज मोर देन 350 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। एंड द लास्ट वन इज एज, यस एज इज ऑल्सो कंसिडर्ड, मोर देन 55 ईयर्स है तो ये एक नंबर भी दे दोगे, 55 साल से ज्यादा है तो एक नंबर तो बोनस में ले जाएगा ये यहां पर, क्योंकि 55 साल से ज्यादा की एज ज्यादा वल्नरेबल होती है बेटा यहां पर। क्लियर है? यस एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये मल्टीपल कार्डियक बायोमार्कर की तरह भी यूज होता है, लेकिन इसके अलग है, 5 टाइप है एलडीएच, 1 2 3 4 5, कभी बात करेंगे इनके बारे में जब मौका मिलेगा तब, आज तो फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यस डब्ल्यूबीसी काउंट, कौन से 5 क्राइटेरिया देखोगे, डब्ल्यूबीसी एंजाइम, खास करके कौन सा एंजाइम, एएसटी। क्लियर है? ग्लूकोज 200 से ज्यादा, एलडीएच 350 से ज्यादा, और एज कितनी बेटा, 55 से ज्यादा। क्लियर? बाकी के जो 6 क्राइटेरिया उसमें कौन कौन से आएंगे बेटा, यस सबसे पहला जो क्राइटेरिया आएगा बेटा, यस सबसे पहला जो क्राइटेरिया आएगा बेटा, यस कैल्शियम लेवल, और कैल्शियम लेस देन 8.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम देखने, मतलब हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, ये 48 घंटे बाद देखने को मिलेगा बेटा, एडमिशन के बाद एसेस करोगे ये। नेक्स्ट हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट का मतलब होता है टोटल जो ब्लड के अंदर सेल्स का वॉल्यूम है वो। क्लियर? टोटल परसेंटेज ऑफ सेल, सेल्यूलर परसेंटेज, या एक तरीके से ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ आरबीसी। क्लियर? ये लगभग 10 या उससे ज्यादा, मोर देन 10 और इक्वल टू परसेंट क्या हो जाएगा, लो, मतलब टोटल मान लो कि 45% था, तो ये 48 घंटे बाद अगर आप देखोगे तो 35% या उससे भी कम हो सकता है, तो सडन फॉल ऑन हीमेटोक्रिट लेवल मोर देन 10% के अराउंड फॉल आ जाएगा। यस नेक्स्ट क्राइटेरिया इज O2, PaO2 पार्शियल प्रेशर, दिस इज लेस देन 60%, यस 60 mmO, सॉरी mmO फौजी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन भी कम होगा, लंग्स इन्वॉल्व रहते हैं इसलिए। नंबर 4 का जो इसके अंदर क्राइटेरिया आएगा बेटा, यस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और ये भी 5%, मतलब जो सॉरी 5 मिलीग्राम पर डेसी, जो नॉर्मल होगा उससे 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा, मान लो 25 था तो 30 है ना, मान लो 30 था तो 35 है ना, तो उस हिसाब से, या 36 हुआ उस हिसाब से ज्यादा 2 दिनों के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। यस इसके अलावा बेस डेफिसिट निकालते कैसे हैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बेस डेफिसिट ये भी आपका बेसिकली देखने को मिलेगा, यस मोर देन 4 मिलीक्वलेंट पर लीटर, ये आपके बाइकार्बोनेट स्टैंडर्ड और बाकी जो रिफ्रैक्टरी होता है उसके बेसिस पे निकालते हैं बेटा। यस इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। बेस डेफिसिट मोर देन 4 मिलीक्वलेंट, मतलब बेस डेफिसिट यूजुअली ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 4 मिलीक्वलेंट पर लीटर से ज्यादा हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली सिचुएशन हो रही है, बेस कम हो रहे हैं बेटा। और नेक्स्ट देखने को मिलेगा सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, नंबर 6, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। देखो बेटा नोट्स नहीं लिखवा रहा तो मैं, आप कहोगे प्रॉपर तरीके से अरेंज करो, तो ये मैं नहीं कह सकता, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्लास के अंदर लिखवाता हूँ अच्छे से नोट्स, वहां जाया करो। ठीक है? सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड ये देखने को मिलेगा आपको लगभग मोर देन 6 लीटर, मतलब सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड का मतलब होता है थर्ड स्पेसिंग, एडिमा होना। क्लियर है? बॉडी की जो एक तरीके से आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्ट होना। तो अब देखो ये सारे क्राइटेरिया थे, टोटल मैंने कितने क्राइटेरिया बताए, 11 क्राइटेरिया। अब उन 11 क्राइटेरिया को ना इसके अंदर फिल करने की कोशिश करो कि कैसे फिल करें सर, इन 11 क्राइटेरिया को हम किस तरीके से फिल करें, तो ध्यान रखिएगा कैसे असेसमेंट करेंगे। यस अगर 0 से लेकर 2 तक की स्कोरिंग होती है तो ये मिनिमल मोर्टेलिटी है, मतलब ठीक हो जाएगा। मिनिमल मोर्टेलिटी मतलब मरने के चांस बहुत कम है, बच जाएगा वो, सीधे मरने पे ही बात करेंगे अपन यहां पर। क्लियर है? और अगर यही स्कोरिंग है 3 से 4 तक है तो यहां पर 15% मोर्टेलिटी का रिस्क होगा। 3 से 4 अगर स्कोर 3 से 4 होता है 15% मोर्टेलिटी का रिस्क होगा। क्लियर है? जो एक तरीके से ये कह दो कि सीवियर पैनक्रेटाइटिस को इंडिकेट करेगा कि अगर 3 से 4 है तो ये सीवियर, मतलब सीवियर पैनक्रेटाइटिस में आ जाएगा अगर स्कोर है तो। अगर नेक्स्ट 5 से लेकर अगर ये 6 है, कितना है 5 से 6 है, तो 40% मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाएगा।
मतलब 40% तो समझ लो कि जाएगा, 60% बच जाएगा, जिंदा बचने के चांस है। लेकिन अगर ये क्लियर है 7 और मोर है, 7 से 11 है, तो इसका मतलब समझ लो 100% मोर्टिलिटी, मरना तय है, कोई नहीं बचा सकता। यस कमलेश, हेलो, बताइए कमलेश, कैसे हैं आप? चलो, 7 और मोर, तो याद रखिएगा जो टोटल मैंने आपको बताया है, वापस वीडियो को पीछे ले जाके आप देख सकते हैं उसके अंदर कौन कौन से थे। तो अगर 0 से लेकर 2 तक होते हैं तो मिनिमल मोर्टिलिटी है, 3 से 4 है तो 15% मोर्टिलिटी का रिस्क है, 5 से 6 तो 40%, और 7 और उससे ज्यादा तो 100% मोर्टिलिटी का रिस्क है। क्लियर है? तो इस क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा बेटा, कि कौन सा क्राइटेरिया है ये? यस, कौन सा क्राइटेरिया होगा बेटा? यस, रेंसन क्राइटेरिया। क्लियर है? इसके अंदर किसी को कोई डाउट है रेंसन क्राइटेरिया के अंदर? अब भाई हम तो यही एडवाइस देंगे कि दारू ना पिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें तो बचा लेंगे, 5 से 6 तक तो बचा ही लेंगे, स्कोर आएगा तब तक। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि 7 से ज्यादा स्कोर आ रहा है तो हाथ झटक दोगे कि हाँ अब तो जाना ही है, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ रहा है। घर वालों को कह दोगे सर देखो ऐसा है कि अब तो क्या बोले, अब तो इनका समय आ ही गया है, अब तो बस ठीक है, आज या कल में तो हो ही जाएंगे पूरे। ऐसा नहीं है, हम वो लोग हैं जो 100% मोर्टिलिटी का रिस्क भी होता है तब भी कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है कि भाई कैसे भी करके बचाना है, ये प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? ओके, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हॉलमार्क फीचर ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस ऑन इमेजिंग? व्हाट इज हॉलमार्क फीचर ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस ऑन इमेजिंग? पैनक्रेटिक कैल्सिफिकेशंस, पैनक्रेटिक एडिमा, पेरी पैनक्रेटिक फ्लूइड कलेक्शंस, पैनक्रेटिक स्यूडोसिस्ट। बताओ क्या आएगा इसके अंदर? What is the hallmark feature of chronic pancreatitis on imaging? What is hallmark feature of chronic pancreatitis on imaging? Yes, कुछ लोग कह रहे हैं, मुकेश जी कह रहे हैं डी। याद रखना हॉलमार्क फीचर की बात करूंगा मैं, ऑन इमेजिंग, इमेजिंग मतलब क्या कर रहे हैं, सीटी वगैरह। चलो, डी डी सी डी डी ए, सैयद कह रहे हैं ए, बाकी लगभग सबका आंसर। अच्छा, ये रेणु एच कौन सा है? एच कौन सा ऑप्शन होता है रेणु? कमलेश पलट गया, सी से सीधा ए आ गया है। देखो ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखना, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का मतलब है वहां पर क्या होगा बेटा, यस कंप्लीट सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन। क्या होगा बेटा? यस कंप्लीट सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन। और जब भी कंप्लीट सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, जब भी कंप्लीट सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा बेटा? यस, वहां पर आपका स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा। और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा तो क्या आएंगे बेटा? यस कोलेजन फाइबर्स। क्या आएंगे बेटा? यस कोलेजन फाइबर्स। और कोलेजन फाइबर्स आएंगे तो साथ में किसका डिपोजिशन हो गया बेटा? कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कौन सा आंसर आएगा? क्लियर? तो वहां पर बेसिकली आपके जो लीजन्स हैं, जो आपके डैमेज्ड एरियाज हैं, उन डैमेज एरियाज के आसपास क्या देखने को मिलेगा आपको? कैल्सिफिकेशन। क्या देखने को मिलेगा? कैल्सिफिकेशन।
ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इधर ध्यान दो, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, ध्यान रखो ना बेटा। हॉलमार्क फीचर क्या है कि भाई जब भी कभी कोई भी पेशेंट के अंदर क्या होगा, कंप्लीट सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा तो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा, तो वहां पर कैल्शियम डिपोजिशन होगा, कोलेजन फाइबर आएंगे, कैल्शियम डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, कैल्सिफिकेशन। जब भी हीलिंग होती है कहीं भी कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेल डैमेज होकर हीलिंग होती है तो कैल्शियम डिपोजिशन होता है, जिनको अपन बोलते हैं कैल्सिफिकेशन नोड्यूल्स, एक तरीके से ये कह सकते हो कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफाइड एरियाज। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा इमेजिंग पे। यस, पैनक्रियाटिक एडिमा एंड, यस वेरी गुड सैयद, ये दोनों तो आपको पेरी पैनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन एंड पैनक्रियाटिक एडिमा, ये आपको देखने को मिलेंगे एक्यूट के अंदर। पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट यूजुअली सीन इन क्रॉनिक बट नॉट इज हॉलमार्क साइन नहीं है ये। अंडरस्टूड, हॉलमार्क साइन कौन सा आ जाएगा, पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन। ये दोनों तो एक्यूट में है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉनिक का लेना देना ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कभी भी ध्यान रखो, कोई भी एरिया जहां पर सेलुलर डिस्ट्रक्शन होता है तो हीलिंग के बाद में वहां पर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको, इस चीज का ध्यान रखो बेटा। तो पढ़ा कर कमलेश, है ना, जॉब लग गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है। इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस व्हिच ऑर्गन सिस्टम फेलियर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सीवियर डिजीज। यस, याद रख, इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस व्हिच ऑर्गन सिस्टम फेलियर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सीवियर डिजीज। अगर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो कौन सा ऑर्गन सिस्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होगा, जब कंडीशन ज्यादा ही सीवियर होगी। बताओ मुकेश जी, कैसे, सी हिपेटिक फेलियर। कमलेश, सैयद, बाकी, दीपा, दीपाली, एफरीन, सॉरी आफरीन, ऐसा, रेणु, बताओ बेटा, दिव्या, फटाफट आंसर करो इसका। क्या आएगा, यस, शिवानी आफरीन भी कह रहे हैं सी, भाविया राजपूत कह रही हैं ए, दीपा और पीयू कह रहे हैं सी। चलो ए सी दो तरह के तो आंसर, अरे अच्छा, सैयद ने कहा है बी, रेस्पिरेटरी फेलियर। यस, संध्या सिंह कह रहे हैं सी। चलो थोड़ा बहुत आपके लिए बता दूं क्या होगा। देखो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, याद रखिएगा एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, तो इनिशियली अगर ये डिजीज एक्यूट फेज में है और अगर सीवियर कंडीशन में है तो सबसे जल्दी जो अफेक्ट होगा वो होगा बेटा रेस्पिरेटरी फेलियर, ये होंगे। बट दीज आर द नॉट द अर्लीस्ट इन्वॉल्वमेंट, अर्लीस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा रेस्पिरेटरी फेलियर का, और उसकी वजह से बाद में धीरे धीरे बाकी के ऑर्गन इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे। इनिशियली सीवियर सीवियर केस के अंदर कौन सा होगा, यस बिल्कुल, है ना, मल्टीपल, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी एडिमा, देयर आर द मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी हैपन ड्यूरिंग दिस वन, यस। अब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के दौरान रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों होगा, इसके मल्टीपल रीजन है बेटा। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है बेटा SIRS, है ना। अब SIRS क्या होता है, सिस्टेमिक इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है सुन लो, क्लियर, SIRS के अंदर क्या होगा सुन लो। SIRS के अंदर जब इनिशियली इंफ्लामेशन सीवियर होगा तो उस केस में इंफ्लामेटरी सब्सटेंस सीक्रेट होंगे, जैसे कि साइटोकाइंस, क्लियर, जैसे कि ल्यूकोट्राइंस, जैसे कि आपका क्या रिलीज होगा, यस, जैसे कि आपका क्या रिलीज होगा, होल्ड अ मिनट,
क्लियर। इसके अलावा आपका आ जाएगा अमाइलेज, लाइपेज, इसके अलावा आ जाएगा ट्रिप्सिन। ये सब चीजें क्या करती है, धीरे धीरे जो बेसिकली ये क्या करती हैं, आपके खास करके जो एल्वेोलार वॉल है उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इनिशियली एआरडीएस डेवलप कर देती है ये चीजें, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो एसआईआरएस कैन लीड टू एआरडीएस। पहला तो ये कारण हो गया। यस। सेकंड वन आ जाता है बेटा हाइपोक्समिया और पल्मोनरी एडिमा। हाइपोक्सेमिया एंड पल्मोनरी एडिमा। हाइपोक्सेमिया एंड पल्मोनरी एडिमा। क्लियर है। अब हाइपोक्सेमिया और पल्मोनरी एडिमा के पीछे का रीजन क्या होता है? यस, इसके पीछे का रीजन होता है बेटा, यस, जो ये जो कंडीशन हुई थी इसके अंदर क्या होता है बेटा, यस, जो एंडोथीलियल है, कैपिलरी एंडोथीलियल है, और जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, यस, एक तो क्या होता है वहां पर, सुन लो, एक तो इसके अलावा क्या होगा बेटा कि वहां पर फ्लूइड का सिप, जो बेसिकली फ्लूइड है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से एल्वेओलाई के अंदर, और दूसरा वहां पर प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाता है बेटा, यस, एटेलेक्टासिस। क्लियर, एटेलेक्टासिस भी होगा। एटेलेक्टासिस क्यों होगा कि भाई दर्द होगा ना, तो दर्द होगा तो डायफ्राम का इस्तेमाल करेगा, तो डायफ्राम ऊपर नीचे होगा तो पेन की इंटेंसिटी और सिवियरिटी बढ़ेगी। उसके इसमें जो उसकी जो एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल है उनका यूज करेगा सांस लेने के लिए, और उसकी वजह से धीरे धीरे बेसिकली उसका क्या होगा कि जो एटेलेक्सिस वाले सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे ऑन द लॉन्गर ड्यूरेशन। क्लियर। इसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलेगा, प्लूरल एफ्यूजन, और प्लूरल एफ्यूजन भी खास करके लेफ्ट साइडेड देखने को मिलता है, लेफ्ट साइडेड, क्योंकि उस तरह पैनक्रियाज होता है। तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, यस, बेसिकली वहां पर ट्रांस डायफ्रेगमेटिक जो लिम्फेटिक इंफ्लामेशन की वजह से ट्रांस डायफ्रेगमेटिक लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, और वो ब्लॉक होने की वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो एंटर नहीं कर पाता लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, जो धीरे धीरे आपके डायफ्राम के ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। और उसकी वजह से धीरे धीरे आगे जाके आपका प्लूरल एफ्यूजन डेवलप होगा। अंडरस्टूड। और इसके अलावा फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन तो होता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन होता है। फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन के पीछे मल्टीपल जिम्मेदार है कि इंफ्लामेशन होने की वजह से, इंफ्लामेशन होने की वजह से जो इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट का जो फ्लूइड है वो आपका इंट्रावेस्कुलर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड की, जो मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने रैंसन क्राइटेरिया के अंदर आपको बताया भी था। क्लियर है। मैंने सिक्वेस्ट्रेशन बताया था 6 लीटर से ज्यादा सिक्वेस्ट्रेशन होता है। क्लियर। और इसके अलावा ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो भी धीरे धीरे, खास करके जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम होते हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं वॉल को, एल्वेओलाई की, और उसको डैमेज करते हैं। तो देयर आर द मल्टीपल रीजंस, यस, टू डेवलप रेस्पिरेटरी फेलियर। एक रीजन नहीं होता। जैसे कि आपका कौन सा हो गया, एसआईआरएस हो गया, हाइपोक्सेमिया हो गया एंड पल्मोनरी एडिमा हो गया, एटेलेक्टासिस हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, क्लियर है, सिक्वेस्ट्रेशन हो गया। तो दीज ऑल द थिंग्स कैन लीड टू अ रेस्पिरेटरी फेलियर। तो सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज का रहता है, रेस्पिरेटरी फेलियर का, रेदर देन रीनल फेलियर एंड हिपेटिक फेलियर। रीनल फेलियर बाद में डेवलप होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली हाइपोवोलेमिक सिचुएशन डेवलप रही तो रीनल परफ्यूजन कम होगा, धीरे धीरे किडनी भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये बाद में बहुत लेट डेवलप होगा ये। अंडरस्टूड। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा रेस्पिरेटरी फेलियर यहां पर क्यों देखने को मिलेगा आपको। गॉट द पॉइंट, यस और नो? आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। Moving on the next question. Next question is on your display. What is the most appropriate initial management for a patient with acute pancreatitis? Next question. Yes, yes, you are correct. Hepatic failure तो तभी होगा जब बेसिकली कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी। यस, हिपेटिक फेलियर उस केस में हो सकता है बेटा अगर मान लो कि ये जो कंडीशन डेवलप हुई है ये गॉल स्टोन की वजह से हुई है, तो गॉल स्टोन की वजह से, अगर गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर लीवर डैमेज हुआ है तो वो आगे जाके लीड कर सकता है सेकेंडरी, अगर, लेकिन वो सेकेंडरी होगा, प्राइमरी एसोसिएटेड नहीं होगा कभी भी। Okay, what is the most appropriate initial management for patient with the acute pancreatitis? Immediate surgical debridement, intravenous fluid resuscitation,
ओरल फीडिंग टू स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक रिकवरी और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। अब तो ये तो काफी टाइम बाद आपके लिए एक लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है मेरे हिसाब से, है ना, तो फील्स बेटर। Yes, great. What is the most appropriate initial management for for a patient with acute pancreatitis? अब देखो acute pancreatitis के अंदर मैंने पहले ही बोला पेशेंट को एनपीओ रखना है इनिशियली, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, और सर्जिकल डिब्राइडमेंट किस चीज का करोगे भाई, यहां तो कोई वुंड नहीं बने हैं तो ये तो होगा नहीं। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक बिना इन्फेक्शन के क्यों ही चलाओगे, ओरल को तो एनपीओ तो रखना ही है, तो ऑटोमेटिकली आई, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, हाइपोवोलेमिया वाली सिचुएशन हो रही है, सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से वेसल्स के अंदर फ्लूइड वैसे भी नहीं है, तो इमीडिएटली इंट्रावीनस फ्लूइड रिससिटेशन स्टार्ट करना है पेशेंट के अंदर। इन एक्यूट देयर इज सीवियर पेन, सो यस, बिल्कुल। आई थिंक सो दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, a patient with chronic pancreatitis present with the स्टेटोरिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग कॉज। पहला ऑप्शन है, थोड़ा पीला पीला दिखाई देगा, पहला ऑप्शन आपको पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी, पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड सीलियाक डिजीज। क्वेश्चन को सुनिएगा, अ पेशेंट विद द क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस प्रेजेंट विथ स्टेटोरिया, what is most likely underlying cause, pancreatic exocrine insufficiency, pancreatic endocrine insufficiency, ये थोड़ा पीला कलर ऊपर से उतर के नीचे यहां चढ़ गया, ठीक है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और सीलियक डिजीज। Yes, a patient with chronic pain present with a steatoria, what is the most likely underlying cause, pancreatic exocrine insufficiency, pancreatic endocrine insufficiency, bile duct obstruction and celiac disease। स्टेटोरिया के पीछे का रीजन क्या होगा क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर, आंसर कीजिएगा बेटा इसका। कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं ए। अरे तुम डिसाइड कर लो। देखो सुनो मेरी बात, स्टेटोरिया क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में लीवर का मैंने बोला ही नहीं कि लीवर गड़बड़ है, तो क्यों लीवर के ऊपर जा रहे हो। सी कहने वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्यों ही होगा। कहां बोला मैंने कि देयर इज अ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, लीवर का इन्वॉल्वमेंट है या बिलियरी सिस्टम का इन्वॉल्व, देयर इज अ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस होगा तो क्या होगा, एसिनार सेल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। यस, एसिनार सेल्स तो बचेगी नहीं वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या मुझे बताओ, जो पैनक्रेटिक जूस है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन सिक्रीशन है कि नहीं है, एंडोक्राइन सिक्रीशन, तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे। क्लियर, एक्सोक्राइन सिक्रीशन में क्या आ जाएंगे आपके पैनक्रेटिक एंजाइम्स, जिसमें खास करके लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, खास करके उसमें से लाइपेज, लाइपेज नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो स्टेटोरिया होगा, होगा कि नहीं होगा। और स्टेटोरिया का पीछे कारण क्या हो गया, पैनक्रेटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ। कौन सा सही आंसर आएगा, ए। क्लियर है, सिंपल है ना, वेरी गुड, शाबाश। चलो अगला वाला क्वेश्चन, विच इमेजिंग मॉडलिटी इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। अब ये मुझे लगता नहीं है, थोड़ी देर पहले ही मैं एक्सप्लेनेशन के अंदर बता चुका हूं। विच इमेजिंग मॉडलिटी इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, अल्ट्रासाउंड, कॉन्ट्रास्ट इनहेंस्ड सीटी, एमआरआई, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। बताओ, विच इमेजिंग मॉडलिटी इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। बताओ भाई, कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर, कौन सा करोगे।
मेरे हिसाब से नहीं हो, गलत होना चाहिए। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर आपको सेल्यूलर लेवल असेसमेंट करना है, सेल्यूलर लेवल असेसमेंट करना है, खास करके अगर आपको टिश्यू असेसमेंट करना है, टिश्यू का असेसमेंट करना है, और जो बेसिकली वहां पर प्रॉपर नेक्रोटाइजिंग एरिया का असेसमेंट करना है, तो आपको कॉन्ट्रास्टेड सीटी यूज करनी पड़ेगी, सीईसीटी, जैसे कि कमेंट में किसी ने बोला था। क्लियर है? कॉन्ट्रास्ट इंटेंसिटी, सीईसीटी, जिसको अपन बोलते हैं सीईसीटी, कॉन्ट्रास्ट इंटेंसिटी। क्लियर? अल्ट्रासाउंड में आपको पर्टिकुलरली नेक्रोटाइजिंग एरिया का पता नहीं चलेगा। एमआरआई के अंदर, यहां पर आपको एमआरआई के अंदर भी आपको इतना प्रॉपरली, क्योंकि एमआरआई देखो डीपर सेलुलर लेवल असेसमेंट होगा, लेकिन यहां पर आपको इमीडिएटली नहीं पता चलेगा। इसके अंदर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये भी नहीं कर सकते आप। एमआरआई के अंदर यूजुअली आप डक्ट वगैरह का एनालिसिस कर सकते हो, डक्ट एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली जो एरियाज हैं उनका एनालिसिस करना है तो कॉन्ट्रास्ट देके सीटी ही करनी पड़ेगी। ग्रेट। ओके, तो मेरे हिसाब से तो सबका सही था ये। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ईआरसीपी इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस? यस, कम ऑन। व्हाट इज द रोल ऑफ ईआरसीपी इन एक्यूट? रूटीन डायग्नोस्टिक टूल, therapeutic for gallstone pancreatitis, contraindicated in all cases. Yes, used to confirm chronic pancreatitis. बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ ईआरसीपी इन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस? रूटीन डायग्नोस्टिक टूल है ये, थेराप्यूटिक फॉर गॉलस्टोन पैंक्रेटाइटिस है ये। यस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल केसेस, सब केसेस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। यूज्ड टू कंफर्म क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। अब देखते हैं, मजा आएगा इसके अंदर। आफरीन कह रही बी, दीपा कह रही ए, सॉरी बी, सॉरी, प्रीति कह रही बी, दीपाली कह रही बी। फटाफट सभी आंसर करो इसके अंदर। आई नो सबको आता है, ये आसान है सवाल ये। ईआरसीपी बता दूं, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। करेक्ट, एक्सीलेंट। देखो क्या करता है इसके अंदर, इसके अंदर अपन यूजुअली करेंगे क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी ओरल कैविटी, ये इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, क्लियर है, यहाँ स्टमक आ गया, और बाद में ये डूडिनम, और यहाँ मान लो पेनक्रियास का ये जंक्शन है। और काफी बार क्या होता है कि आपका जो बेसिकली ये वाला जो जंक्शन होता है, जहां पे पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, और ये आपकी कॉमन, यहां पर गॉल स्टोन फंस जाता है इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया में क्या फंस जाता है, यहाँ पर गॉल स्टोन, यहाँ पर, क्लियर है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहां से एक एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं बेटा। इस केस में हम क्या करेंगे, एक एंडोस्कोप इंसर्ट करेंगे यहां से। ये एंडोस्कोप सीधा सीधा ले जाके अपन किसके थ्रू, यहां पर आपका स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू, यहां पर जो गॉल स्टोन है, तो गॉल स्टोन को यहां से पकड़ के और क्या करते हैं अपन, इसको निकाल लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये एक तरह से क्या हो गया, थेराप्यूटिक, क्या हो गया, क्योंकि एक तरीके से थेरेपी होगी ना, ये प्रोसीजर हो गया फॉर गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस, के गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ था। अंडरस्टूड? इसलिए बोलते हैं इसको एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड क्योंकि उल्टा चढ़ाता है इसको। कोलेंजियो, कोलेंजियो किसके लिए बोलते हैं बेटा, यस, कोलेंजियो बोलते हैं आपकी कॉमन बाइल डक्ट वगैरह के लिए, क्लियर है। पेनक्रिएटोग्राफी, पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उनको भी एनालिसिस करते हैं साथ में। यस, वेरी गुड, है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा बेटा, बी आंसर आएगा। रूटीन डायग्नोस्टिक टूल नहीं है ये, डायग्नोस्टिक कम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं अपन, डायग्नोस्टिक के लिए एमआरसीपी यूज कर लिया करते हैं इसकी जगह, वो ज्यादा बेटर है। सभी केस में ये कभी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। अगर गॉलस्टोन वाला केस में थेरेप्यूटिक पर्पज से यूज कर सकते हैं, यूज टू कंफर्मेशन का टेस्ट नहीं है, सीईसीटी हमेशा बोला है मैंने इसके लिए। यस दीपाली, बताओ एक क्वेश्चन। यस, कौन सा क्वेश्चन है आपका? टाइप कर दीजिए, जैसे आपका क्वेश्चन आएगा मेरे सामने डिस्प्ले होगा, उसको डिस्कस कर लेंगे अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस? अरे बताओ, अब ये तो बहुत आसान है।
विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस? देखो एमआरसीपी के अंदर एक तरीके से ये देख लो ना कि एमआरसीपी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है ना। एमआरआई कर रहे हैं एक तरह से, ये समझो ना। किसकी डायग्नोस्टिक एमआरआई कर रहे हैं अपन? आपके बिलियरी सिस्टम की एमआरआई कर रहे हैं। बिलियरी सिस्टम क्या होता है बेसिकली आपका, याद रखो कि ये मान लो कि आपका क्या हो गया बेटा, यस दिस इज द लिवर, है ना। और लिवर से क्या होती है आपकी हिपेटिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, फिर यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर हो गया सिस्टिक डक्ट के साथ में। उसके बाद में आपके आपकी कौन सी होगी बेटा, यस कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद में पेनक्रियास के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे पेनक्रियाटिक डक्ट आ जाती है। फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाती है बेटा, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और आगे जाके ओपन हो जाती है किसके अंदर, ड्यूडिनम के अंदर। ये पूरा आपका बिलियरी सिस्टम होता है। इस बिलियरी सिस्टम की अगर आप पूरे की पूरी इमेजिंग करोगे ना, तो वो करते हो आप एमआरसीपी में, डिटेल इमेजिंग हो जाएगी इसके अंदर, किसी तरह का क्या पर्टिकुलर ल्यूमन ओपन है कि नहीं है। क्लियर। इसके अलावा ईआरसीपी के अंदर क्या करोगे आप, पूरा का पूरा एक तरीके से कैमरा के थ्रू विजुअलाइज कर रहे हो अंदर की तरफ की स्ट्रक्चर। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर एक्यूट पेनकेटाइटिस वगैरह के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, पहले हमें जब पता लग जाए ना कि यहाँ स्टोन वगैरह कुछ है, अगर कुछ रिमूव करने लायक है, तभी ईआरसीपी करने को प्रोसीजर। जो काम एमआरसीपी से हो सकता है, कहते हैं ना कि जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए भाला थोड़ी ना निकालेंगे, समझे। लेबोरेटरी फाइंडिंग इन मोस्ट, हाँ बताओ, ज्यादातर लोगों का सही है हाइपोकैल्सीमिया। मैंने इसके अंदर क्लियरली आपको मेंशन करवाया था कि हाइपोकैल्सीमिया होगा। अब हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा इसके बारे में समझो थोड़ा, कि हाइपोकैल्सीमिया यहां पर क्यों होगा। अब हाइपोकैल्सीमिया के पीछे का रीजन क्या है बेटा, कि मैंने एक तो रीजन बताया था सेपोनिफिकेशन। अब सेपोनिफिकेशन क्या होता है समझो, कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी पेनक्रियास की वॉल, पेनक्रियास की सेल डैमेज होती है, खास करके कौन सी सेल, एसिनार सेल्स, तो ये एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको बोलते हैं लाइपेज। अब ये जो लाइपेज होता है ना, ये आपका जो रिट्रोपेरिटोनियल फैट होता है इसको ब्रेक करता है। किसको, रिट्रो, क्योंकि रिलीज होगा तो ये फैट को ब्रेक तो करेगा, लेकिन कौन से को करता है, रिट्रोपेरिटोनियल फैट को। रिट्रोपेरिटोनियल फैट अगर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बेटा, फैटी एसिड। और ये जो फैटी एसिड है ये कहां रिलीज हो जाएंगे बेटा, ये पेरिटोनियल स्पेस के अंदर। किसके अंदर, पेरिटोनियल स्पेस। और पेरिटोनियल स्पेस के अंदर बेसिकली क्या होता है बेटा, यस ध्यान रखिएगा, पेरिटोनियल स्पेस के अंदर समझो, पेरिटोनियल स्पेस के अंदर क्या होगा यहां पर, इसको समझिएगा। पेरिटोनियल स्पेस के अंदर आपका वहां पर बेसिकली खास करके आपका आता है कैल्शियम। जो सीरम कैल्शियम है, ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, और कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम सोप बना देता है, कैल्शियम सोप। और ये एक इनसॉल्युबल सोप होता है। तो इनसॉल्युबल सोप है तो ये वापस ब्लड के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो कुल मिला के जो सीरम का जो कैल्शियम था वो ऑटोमेटिकली वहां पर जो फैटी एसिड है उसके साथ बाइंड हुआ, एक तरीके से वो कैल्शियम क्या हो गया, वहां से यूजलेस हो गया। दूसरा ये क्या करता है, आपके पीटीएच के एक्शन को कम करता है। पीटीएच, जो पीटीएच होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, ये जो पीटीएच हार्मोन होता है उस पीटीएच हार्मोन के एक्शन को भी कम करता है। पीटीएच आपका कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, क्लियर है। उसके और इसके अलावा और ये क्या करता है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया करता है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, होल्ड मिनट, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। अब हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, यस कि आपका लगभग 50% जो कैल्शियम है टोटल सीरम कैल्शियम का, वो आपका एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है। अब अगर एल्ब्यूमिन कम होगा तो ये कैल्शियम भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। इसके अलावा मैग्नीशियम डिप्लीशन बढ़ेगा, और अगर मैग्नीशियम डिप्लीशन बढ़ेगा तो कैल्शियम का एलिमिनेशन बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली क्या कॉज करवाती है, हाइपोकैल्सीमिया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ध्यान रखना, जो सेपोनिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था उसको ज्यादातर कंसिडर करना आप, अंडरस्टूड। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, बट क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर। हाइपरनेट्रीमिया का कोई इसका एविडेंस नहीं है, हाइपरकैलेमिया का रिस्क इसके अंदर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अंडरस्टूड। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सारे क्वेश्चन है, ओके। अ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, व्हाट इज द इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पेन मैनेजमेंट। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के लिए व्हाट इज द इफेक्टिव ट्रीटमेंट, व्हाट इज effective treatment for chronic treatment for pain management in chronic pancreatitis, pancreatic enzyme replacement, celiac plexus block, low dose opioid therapy, NSAID। क्या आंसर आएगा इसके अंदर, बताइएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस।
आंसर कीजिएगा इसका। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पेन मैनेजमेंट? पैनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट। हाँ, जिसको पीईआरटी कह सकते हो, पैनक्रेटिक एंजाइमेंट रिप्लेस, या जिसको अपन बोलते हैं क्रियॉन। क्रियॉन मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आर्टिफिशियल सिंथेटिक एंजाइम देते हैं अपन ओरल से। इसका जो कॉम्प्लिकेशन वो रहता है वो जीआई इरिटेशन और वेट गेन रहता है। बता दूं मैं आपको, है ना, ताकि वो सर ने ये बताया नहीं था कभी। याद रखना कि अगर किसी के अंदर क्रियॉन, या जिसको अपन पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोल सकते हैं, इसका जो कॉम्प्लिकेशन रहता है वो जीआई इरिटेशन और वेट गेन रहेगा। ओके, सैयद कह रहे हैं ए, बाकी कह रहे हैं सी सी सी। देखो, पेन मैनेजमेंट के पीछे का यहां पर जो रीजन है वो है कंटिन्यूअस नर्व इरिटेशन। क्योंकि एक तरह से वहां पर क्या है, जो नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी जगह क्या बन चुका है बेटा, रिजिड टिश्यू। तो धीरे धीरे कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, वहां पर पेन तो कॉज करेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, ड्रग्स तो कब तक दोगे आप, है ना, तो ड्रग्स तो कोई ऑप्शन है नहीं, एनएसएड से वो रुकेगा नहीं। लो डोज ओपियोइड्स को दे सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली सॉल्यूशन नहीं है ना, मोस्ट इफेक्टिव नहीं है। आप टेम्परेरी तौर पर यूज करते हो। मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा, सीलियाक प्लेक्सस ब्लॉक। ये सीलियाक प्लेक्सस जो है ये बेसिकली किसको सप्लाई करता है, पैनक्रियाज को। तो इसकी वो नर्व जो पैनक्रियाज को सप्लाई कर रही है, उस नर्व को क्या कर देते हैं अपन, ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर है, टेम्परेरी ब्लॉक। अब ये ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, पेन स्टिमुलेशन नहीं होगा। क्लियर है, तो कौन सा आंसर आएगा, सी। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव सीलियाक, क्योंकि देखो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है ना, ऐसा तो है नहीं कि ठीक हो जाएगा ये, ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। दिस कंडीशन रिमेन्स फॉर द लास्ट लॉन्ग, है ना। तो इसके लिए आपको ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो लंबे टाइम तक इफेक्टिव हो। तो इसके लिए क्या बेस्ट मेथड है, सीलियाक प्लेक्सस ब्लॉक। पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट से आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि स्टेटोरिया वगैरह जो हो रहा है उसको सॉल्व कर लोगे, पेन को रिलीव नहीं कर सकते आप वहां से। बिल्कुल बी आएगा इसके अंदर। लो डोज ओपियोइड थेरेपी इज नॉट द चॉइस, है ना, दे सकते हो बट नॉट मोस्ट इफेक्टिव। अंडरस्टूड सैयद। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा सीलियाक प्लेक्सस ब्लॉक, बाकी भी ध्यान रखिएगा बच्चों। कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर, बी। एनी डाउट? शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट? अगले वाले की बात कर लेते हैं फटाफट। ओके, पढ़ो। A patient with acute pancreatic has nasogastric tube in placed and reports nausea. What is the priority nursing action? A patient with, क्वेश्चन पढ़िएगा। A patient with acute pancreatitis has nasogastric tube in placed and reports nausea. What is the priority nursing action? Remove the NG tube. Yes. Yes, मुनव्वर बताइए बेटा। डाउट आप अपने, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप डाउट कमेंट्स के अंदर लिखते रहिए। जैसे ही मैं, क्योंकि ये 10 सेकंड जो बेसिकली चलता है ना, मैं यहाँ से बोलता हूँ और आपके बीच में कम्युनिकेशन में 5-10 सेकंड का गैप आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कमेंट है वो इमीडिएटली नहीं पहुंचता, मेरे पास 10 सेकंड बाद पहुंचता है। क्लियर? तो ऐसे केस में अगर आप अपना कमेंट टाइप कर दीजिएगा, मैं आंसर उस चीज का डेफिनेटली करूंगा। A patient with acute pancreatitis has nasogastric tube in placed and report nausea. What is the priority nursing action? Remove the NG tube to reduce discomfort. Check NG tube placement and patency. Administer an oral antiemetics. Increase the NG tube suction pressure. Yes. देखो सैयद, है ना, सीलियाक प्लेक्सस इज द बेस्ट मेथड। मैं बताता हूं, ओपियोइड हैव अ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड। क्लियर है, तो अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, देखो सीलियाक प्लेक्सस को आप एक तरीके से टेम्परेरी कर सकते हैं, बट वेन एवर द पेशेंट फील्स दैट इज द मोस्ट मोर सेफर देन द ओपियोइड, दैट्स व्हाई वी आर प्रिफरिंग इट। But for a 7 to 30 days, if I advised it, approximately once you have blocked it, work for 7 to 30 days even. But if you are giving a analgesics, you need to give on daily basis, not a twice in a day or a thrice in a day. But rather than this, there is a better option.
to take a over extra medication which already have a multiple side effects in your body? No, it's not a complete invasive procedure. It is a like endoscopic या एक तरीके से यूएसजी गाइडेड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है इसके अंदर. ज्यादा कोई इतना बड़ा इसके अंदर ओपन सर्जरी करके बड़ा कट लगा के करने की जरूरत नहीं है ये. ठीक है, दैट्स अ माइनर प्रोसीजर, नॉट दैट मच मेजर प्रोसीजर. ओके, सो वी कैन हैंडल इट. ओके, यस, वेरी गुड. मुझे लगता है बाकी वालों का आंसर या तो समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया. पेशेंट को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेस करी है, फिर भी नोजिया आ रहा है. तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो समझिए इसके व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन. तो अब आपको देखना है कि ऐसा क्यों हो सकता है. तो याद रखना, अगर स्टमक के अंदर कोई भी कंटेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली नोजिया आएगा. तो आप ये देखो कि जो एनजी आपने प्लेस, हमेशा जब भी ऐसा होता है एनजी प्लेस करने के बाद भी नोजिया वगैरह आता है, तो हमेशा चेक करना है कि कहीं वो एनजी ब्लॉक तो नहीं है, कहीं वो आपने सही प्लेस करी. काफी बार क्या होती है, एनजी कॉइल होकर मुंह के अंदर ही आ जाती है, क्लियर, तो पता नहीं चलता. तो उस केस में एनजी का प्लेसमेंट असेस करना है. काफी बार ऊपर रह जाती है, पूरी नीचे स्टमक तक नहीं जाती है ना. तो प्लेसमेंट चेक करना है और पेटेंसी चेक करनी है. पर्ट, अभी मैंने बोला ना, आप अब उस चीज पे फोकस नहीं किए ना. पर्ट के अंदर क्या हो रहा है ना, पेनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर क्या है. बिल्कुल, ये प्लेसमेंट चेक करो क्या. एक बार मैं सैयद का आंसर दे दूं. पर्ट के अंदर क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो. देखो, पर्ट के अंदर क्या था कि पर्ट के अंदर मैंने बोला आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो आपका कंटिन्यूसली पेनक्रियास को जो रिफ्लेक्स जा रहा है ना, वो आपका सॉल्व नहीं होगा. यू कैन सॉल्व अ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व स्टेटोरिया प्रॉब्लम, क्लियर, जो माल डाइजेशन वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लोगे. बट यू कैन नॉट सॉल्व दैट स्टिमुलेशन दैट इज एक्चुअली जनरेटेड through a food that is taken, or that impulse that produced by the inflamed pancreas, that has not been subsided by this therapy. Okay, okay, moving on the next. ये इसमें ये आएगा बेटा, है ना, ये आप मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, बाकी सारे सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका ये रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. A patient with acute pancreatitis is a hypotensive with blood pressure of 90 by 60 mm of Hg. Yes, patient का बीपी कम है, लोअर साइड. व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? एडमिनिस्टर वेसोप्रेसर इमीडिएटली. वेसोप्रेसर स्टार्ट करेंगे, जैसे नॉर एड्रेनालिन हो गया, ठीक है, बाकी सारी चीज. इंक्रीज आईवी फ्लूइड बोलस रेट. इन प्लेस द पेशेंट इन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन. रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट ओवरलोड. ओके, patient with acute pancreatitis is a hypotensive with blood pressure of 90 by 60 mm of Hg. What is the priority nursing intervention? क्या करोगे इसके अंदर? Administer vasopressor immediately. Increase IV fluid bolus rate. बोलस रेट का मतलब होता है बल्क में एक साथ ज्यादा देंगे, है ना. यस, सैयद कह रहे हैं बी.
रानी कह रही सी, बाकी के आंसर आ रहे हैं बी। देखो ध्यान दो, जब भी बीपी कम होता है, मैंने एक वर्ड यूज किया था सिक्वेस्ट्रेशन, है ना, सिक्वेस्ट्रेशन। और दूसरा मैंने बोला था कि पेशेंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड है इंट्रावेस्कुलर टू, इंट्रावेस्कुलर टू कहां चला जाता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर, एक्स्ट्रावेस्कुलर, जिसकी वजह से क्या होता है, वेसल्स के अंदर फ्लूइड क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। वेसल्स के अंदर फ्लूइड क्या हो जाता है, कम। और वेसल्स के अंदर अगर फ्लूइड कम होगा तो बेटा इस वजह से क्या होगा, वेसल्स के अंदर अगर फ्लूइड कम होगा तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यस, इफ देयर इज अ डिक्रीज फ्लूइड इन, तो ऑब्वियस सी बात है वेसल के अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो उस केस में आपको इमीडिएटली क्या देना है, आईवी फ्लूइड देने हैं, ताकि जो फ्लूइड एक तरीके से बाहर शिफ्ट हुआ है उसको कैसे भी करके आप क्या कर सको बेटा, प्रिवेंट कर सको। यस और नो, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, इंक्रीज, बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव वैसोप्रेशर इमीडिएटली, ये इतना भी नहीं है कि एक बार जब तक फ्लूइड देके मैनेज कर सके तो ठीक है, फ्लूइड से मैनेज नहीं हो रहा फिर वैसोप्रेशर देंगे। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में देखो, पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दोगे तो वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, वापस रिटर्न बढ़ जाएगा, क्लियर है, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इंटेक, अरे फ्लूइड इंटेक ऑलरेडी इस पेशेंट के अंदर एक्यूट है तो अपन क्या कर रहे हैं, एनपीओ कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसके अलावा एनपीओ करने के बाद मैंने इमीडिएटली आपको बोला था आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है, कभी ये तो बोला ही नहीं था कि फ्लूइड बिल्कुल ओरल इंटेक रेस्ट्रिक्ट करना है, ओरल इंटेक को स्टॉप करना है, एनपीओ रखना है, आईवी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, देना है, वही अपने पास चॉइस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज आईवी फ्लूइड रेट, बोलस, आईवी फ्लूइड बोलस रेट। इमीडिएटली एक तरीके से ये मान लो कि आधे घंटे के अंदर हमने 500 ml दे दिया, इस तरीके से हम क्या देंगे फटाफट 200 ml दे दिया, 300 ml दे दिया, उस तरीके से। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैनक्रियाटाइटिस एंड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। होप सो आपको मजा आया होगा इसके अंदर, क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर योर एडोरेबल रेस्पॉन्स। यस, यस, ट्रेंडलबर्ग में कॉज रेस्पिरेटरी, एब्सोल्युटली, क्योंकि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस भी उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो मुझे बताओ कैसा रहा सेशन, मजा आया कि नहीं आया, एनी फीडबैक। आज काफी आई थिंक सो सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हमने। थियरी थोड़ी फास्ट डिस्कस करिए, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस को मैं ज्यादा टाइम देना चाहता था, क्योंकि यहां से ज्यादा आउटपुट निकल के आता है रेदर देन थियोरी। थ्योरी एक आपका बेस तैयार कर देती है। यस, अंडरस्टूड। कल ही है नेक्स्ट क्लास अपनी, ठीक है। डेली क्लास ज्वाइन करो, क्लास को शेयर करो, बाकी सबको भी ज्ञान लेने का मौका दो, और इसके अलावा अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, कीप इट अप। और जो बाकी वाले हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, और थोड़ा उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाओ, है ना। जो चीजें आपको समझ, एक तरीके से कंटिन्यूसली अगर इन चीजों के बारे में अगर देखोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो चलो, कल जीआई सीरीज की अपन जो जीआई की अपनी सीरीज चल रही थी उसकी कल लास्ट क्लास होगी अपनी, ठीक है। एक लास्ट गॉल ब्लैडर के रिगार्डिंग अपन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन गाइस, थैंक यू। मिलते हैं कल के सेशन के अंदर, तब तक के लिए बढ़िया नींद लीजिए, पढ़ाई कीजिए, नींद लीजिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाना खाइए। ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी वापस आपसे कल मिलते हैं सेम 9 बजे के टाइम पे। थैंक यू सो मच।